आप सबों को जोहार। आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास को। चूँकि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरुआत करेंगे। और प्राचीन इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, चाहे वो JPSC हो, UPSC हो या अन्य JSSC के द्वारा लिए जाने वाले परीक्षाएं हो, सभी के लिए। अभी हाल फिलहाल में ही जेट का फॉर्म निकला है और जेट का आयोजन भी बहुत शीघ्र ही किया जाएगा। तो जेट के लिए भी जो भी जेट की तैयारी करे, JPSC जेट, तो ये भी इसका अच्छे से गहन अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इतिहास से कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए, हमारे चैनल का नाम है माई ड्रीम डेस्टिनी, जो यूट्यूब में है। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको जानकारियाँ प्राप्त हो। चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। पहले है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इन दृष्टिकोण से हम पुरातात्विक स्रोत में अगर हम बात करेंगे तो पुरातात्विक स्रोत यानी प्राचीन वस्तुएं, इमारतें, ठीक है, जिसका अध्ययन के द्वारा हम लोग प्राचीन वस्तुओं के बारे, प्राचीन जानकारियों के बारे में प्राप्त करते हैं। जिसमें प्रश्न आते हैं प्राचीन वस्तुओं या इमारतों या अवशेषों के अध्ययन को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान के पितामह यानी किनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विज्ञान को एक श्रृंखलाबद्ध या श्रेणीबद्ध रूप से कार्य किया गया। ये व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पितामह के नाम से जाना जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिक्कों के बारे में। तो सिक्के अलग अलग प्रकार के हैं, तो जिनमें सिक्कों का अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे। सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और सिक्के जो होते थे, प्राचीन सिक्के, ये आहत या पंचमार्क होते थे, यानी उसमें केवल चिन्ह होते थे। ऐसे सिक्कों को हम लोग आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पहले के जो सिक्के, सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए, ये हिंद यूनानी शासकों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए। और सिक्कों में समुद्रगुप्त के द्वारा जो भी सिक्के हैं उसमें बिना बजाते हुए का चित्रण किया गया है। तो ये संभवतः राजा के संगीत प्रेमी होने का भी पता चलता है। इसके अलावा यह सब सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए। JSSC द्वारा जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे चाहे वो उत्पाद सिपाही का हो, चाहे वो कक्षपाल का हो, या झारखंड पुलिस का हो, या झारखंड SI का हो, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वन लाइनर हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनको आप स्मरण कर लेंगे अच्छे से और कोशिश करेंगे अपने नोट्स बना के ऐसे ही आप उसको लिख लें, ताकि चीज़ें हमेशा के लिए आपको याद हो पाए और इस चीज़ को आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में। मूर्तिकला की शुरुआत कुषाण काल से पहले हो गई थी, या कि इसके बाद भी मूर्तिकला था भारत में। और मूर्तिकला से हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो कुषाण काल में जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ, वे सारी मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और प्राचीन जो बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां हैं, सभी गांधार शैली में बनाई गई है। और अजंता की गुफाओं में सबसे अधिक हमें भित्ति चित्र देखने को मिलता है। ये पहली शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी के बीच के हो सकते हैं। तो जैसे हमने जाना कि सिक्कों का अध्ययन, इसको आप अलग से नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे। खाली इसको सिर्फ इसका वीडियो या ऑडियो लेक्चर को मत देखिए, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। चलिए अगले पुरातात्विक स्रोत की ओर हम अध्ययन करते हैं। सिक्कों के बाद हमारे पास आते हैं अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र। तो हम लोग अभिलेखों को जानेंगे कि अभिलेखों में कहाँ के अभिलेख में क्या क्या विषय अंकित हैं। जैसे पहले हम लोग बात करते हैं बोगोजकोई अभिलेख। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं। इनमें जो वैदिक देवता है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख से हमें भारत में आर्यों के आगमन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मास्की और गुर्जरा अभिलेख में ओशो के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था, और उसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में वर्णन है। अगले जानते हैं एरन अभिलेख।
एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है और उसका लिखित साक्ष्य उस समय के जो शासक थे भानुगुप्त, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले भारत में सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला है भारत में हुन आक्रमण की जानकारी, जो स्कंदगुप्त अभिलेख भीतरी स्तंभ अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। ये प्रमुख अभिलेख हैं, इसके अलावा और भी अभिलेख हैं, लेकिन इन अभिलेखों को आप हमेशा अपने दिमाग में स्मरण करके रखिएगा। चूँकि आरंभिक अभिलेख भारत में सबसे पहले प्राकृत भाषा में आए और हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि अभिलेखों का अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी के नाम से जानते हैं, वैसे ही अभिलेख और दूसरे पुराने अभिलेखों की प्राचीन तिथि का अध्ययन, दोनों में अंतर है। दोनों को आप ध्यान से देख लेंगे। अभिलेख और दूसरे प्राचीन दस्तावेज अलग अलग हैं। प्राचीन दस्तावेज के जहाँ से नाम आता है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी। जहाँ पे हमने पहले पढ़ा था एपिग्राफी, यहाँ पे इसको पेलियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा सके वो अशोक के अभिलेख हैं और इस अभिलेख को पढ़ने के सबसे पहले सफलता जो कि अंग्रेज थे, जिसका नाम से जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में मिली। तो इसलिए ये भी अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं जो पढ़े जा सके हैं, वो होंगे अशोक के अभिलेख। और किसके द्वारा खोजा गया और कब खोजा गया, और इसमें उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख है इस किस प्रकार के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख भावचित्रात्मक लिपि में है, ठीक है, यानी वहाँ पे मछली या अन्य चीज़ों के चित्र अंकन है जो एक भाव को दर्शाते हैं। भारत जो शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उड़ीसा में स्थित है। और अशोक के अधिकतर जो शिलालेख हैं ये सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में स्थित हैं। तो दोस्तों ये जितने सारे जानकारी आपको दी जा रही है, आप कोशिश कीजिए इन चीज़ों को थोड़ा देर के लिए पॉज कर लें और पॉज करके आप इनको अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना के लिख लें, ताकि कोई भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ ना हो, ताकि आप परीक्षा को आसानी से पास कर सकें। पुरातात्विक स्रोत हमारे ख़त्म हो गए। अब पुरातात्विक स्रोत के बाद हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल माय ड्रीम डेस्टिनी में इन सभी जानकारियों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो कैसे लगी और किस प्रकार की वीडियो हमें बनाना चाहिए। चलिए अब हम लोग धार्मिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो धार्मिक स्रोत में अलग अलग साहित्य हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। चलिए जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वेद, उपवेद और उनकी विशेषताओं के बारे से। तो वेद हमारे 4 प्रमुख वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। तो आपको यह दिमाग में रखना है कि वेद के उपवेद क्या है और उसका विवरण किस प्रकार से है। तो वेद ऋग्वेद का संबंध है आयुर्वेद से और आयुर्वेद संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। वहीं यजुर्वेद धनुर्वेद का उपवेद है और ये युद्ध कला से संबंधित है, जिसमें युद्ध के नियम के बारे में वर्णन किया गया है। अगला वेद है सामवेद, जिसका उपवेद है गंधर्व वेद। ये भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला वेद है अथर्ववेद, जो शिल्प वेद का उपवेद है। इसमें भारत के भवन निर्माण कला से संबंधित है और तंत्र मंत्रों का संग्रह किया गया है। वेदांग क्या है? वेदों का अर्थ को समझने के लिए जो सूक्त या जो उसमें जो भी सूक्त है उसका सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। और वेदांगों की संख्या 6 है, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि इसके यहाँ से बहुत कम प्रश्न आते हैं तो इसलिए इसके बारे में यदि ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान में जब आप नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो आप कन्फ्यूजन नहीं करें, पहले सिंपल छोटे छोटे चीज़ों को अपने नोट्स में शामिल करें। फिर जैसे ये आपके दिमाग में आ जाएंगे तो फिर आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को आगे डिटेल्स में जान सकते हैं। जैसे ज्योतिष हम लोग जानते हैं भारतीय ग्रह नक्षत्रों के बारे में ये अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं बौद्ध ग्रंथ, जिसमें आते हैं त्रिपिटक, जातक, दीपवंश और महावंश। ये सभी बौद्ध ग्रंथ हैं। चूँकि हम लोग धार्मिक साहित्यों के बारे में बात कर रहे हैं
तो इसके हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया परीक्षाओं में कि कौन सा ग्रंथ है या महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ कहाँ मिलती है, तो आपको सीधा दिमाग में रखना है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, जिसके द्वारा हमें महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। इसके अलावा एक शासक थे जिसको मिनांडर बोलते थे और उसको हिंदी में मिलिंद पन्हो मिनांडर नाम है, और उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, ठीक है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। दोनों ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने धर्म को लेके, ठीक है, शास्त्रार्थ किया था और उन्होंने उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी है। तो मिलिंद पन्हो सिक्की शासक के बारे में जानकारी मिलती है, मिनांडर के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक साहित्यों के बारे में। प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य हैं, जैसे कुछ ग्रंथ हैं, उसके रचनाकार हैं और उसमें किस विषय के बारे में जानकारियाँ दी गई है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसके रचनाकार हैं? इसके रचनाकार है पाणिनि। अष्टाध्यायी में ये व्याकरण का पहला ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण, और पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण इसमें पता चलता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के द्वारा लिखित है और इसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का वर्णन है और राजकीय व्यवस्था पर लिखित ये प्रथम पुस्तक है। इसके अलावा राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। महाभाष्य नामक पुस्तक पतंजलि के द्वारा लिखित है और ये मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्योत्तरकालीन मतलब मौर्य के बाद के व्यवस्थाओं के बारे में। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल्स में, हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल्स का नाम है माई ड्रीम डेस्टिनी, और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और आप हमें थोड़ा सा बस मदद कर दीजिए कि इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, ताकि हमारी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ सके और हम आप तक इससे अच्छे से अच्छे वीडियो को बना सके, ताकि जितने सारे चीज़ जो हम आपको जस्ट एक वीडियो फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, इसको बड़ा से स्क्रीन में दिखा सके और आपकी पढ़ाई को आपके उद्देश्य तक पहुंचा सके। जैसे कि हमारे चैनल से माई ड्रीम डेस्टिनी मतलब अपने सपनों की उड़ान या अपने सपनों को साकार करने के लिए हमने ये चैनल को बनाया है। चलिए अब हम जानते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में यूनानी यात्री आते हैं, जिसमें यूनानी यात्री में हेरोडोटस का नाम प्रमुख है। हेरोडोटस, जिसको इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है, ये यूनानी इतिहासकार है। इन्होंने अपनी रचना में बहुत कल्पित कहानियों को स्थान दिया है, इसीलिए इसमें उतना ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जब कोई भी इतिहास पढ़ते हैं तो हेरोडोटस को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि हेरोडोटस ने इतिहास को एक श्रेणी क्रम से उन्होंने पढ़ना सिखाया। अब आता है टेसियस, ईरान के राजवैद्य हैं। इन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत या फिर अपने उस समय तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ दी है। सबसे अधिक प्रामाणिक पुस्तक आती है मेगास्थनीज की, इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका और इसके रचनाकार हैं, इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार। ये काफ़ी प्रश्नों में पूछा भी गया है JSSC के द्वारा। इसके अलावा ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और किसके राजदूत के रूप में काम करते थे? ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में कार्य किया था। इन्होंने मौर्यकालीन सामाजिक और राज्य व्यवस्था के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से वर्णन किया है। जो सिकंदर थे, सिकंदर के जो एक सेनापति थे उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। चूँकि सिकंदर के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए इन्होंने मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। इन चीज़ों को आप कोशिश कीजिए, चीज़ों को पॉज करके, ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लें और लिखने के बाद सारी चीज़ों को कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में ये सब रहे, ताकि आप आने वाले कोई बड़े से बड़ी परीक्षाओं में, चाहे वो JPSC हो, UPSC हो या जेट हो या जेटेट हो, सभी परीक्षाओं में आप इसको पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि ये परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अंदर से पूछता है, तो हम लोग पहले एक सिंपल नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग इसके विस्तृत नोट्स में जाएंगे, ठीक है, और उसमें आपसे कुछ MCQ क्वेश्चंस भी करेंगे। और आने वाले समय में हमारा अपना एक ऐप भी है, साना इंस्टीट्यूट ऐप को आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ठीक है, और दोस्तों तक शेयर करें ताकि, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमें किन चीज़ों के बारे में बनाना है। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।